नमस्कार। आज हम देखेंगे भारत पर विदेशी मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी के बारे में। और भारत पर आक्रमण करने वाले मुस्लिम आक्रमणकारियों में सिर्फ मोहम्मद गोरी अकेले नहीं था, बल्कि उसके पहले भी और उसके बाद भी अनेक विदेशी मुस्लिम आक्रमणकारियों ने समय समय पर भारत पर आक्रमण किया। तो मोहम्मद गोरी के बारे में जानेंगे। उसके पहले हम भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी मुस्लिम 5 प्रमुख कौन कौन थे, उनको भी थोड़ा संक्षिप्त में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि भारत पे पहला मुस्लिम आक्रमण किसका हुआ? मोहम्मद बिन कासिम का। और मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर आक्रमण 711-712 में हुआ। ये भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी मुस्लिम था और इसने भारत पर आक्रमण करके सिंध के राजा दाहिर को पराजित करके मारकर फिर वापस गया। तो याद रखिएगा, मोहम्मद बिन कासिम पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था और ये 711-12 में भारत पर आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन कासिम के बाद अगला आक्रमणकारी था महमूद गजनवी। और महमूद गजनवी ने भारत पर एक बार नहीं बल्कि कुल 17 बार आक्रमण किया। इसका पहला आक्रमण सन 1000 में हुआ था और इसका अंतिम और 17वां आक्रमण 1027 में हुआ था। महमूद गजनवी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था इसका 16वां आक्रमण। कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1025-26 में। और इसका सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था। इसके बाद हम अगले प्रसिद्ध आक्रमणकारी की बात करें तो वो था मोहम्मद गोरी। और मोहम्मद गोरी ने भी भारत में गजनवी की तरह अनेक बार आक्रमण किया। इसके आक्रमण को आज हम विस्तार से देखेंगे। और इसके बाद अगला प्रसिद्ध आक्रमणकारी था तैमूर। और तैमूर का भारत पर आक्रमण 1397-98 में हुआ था। इसने दिल्ली पर आक्रमण किया, जी भरकर लूटा पाटा, मारा काटा और चला गया। तैमूर के भारत आक्रमण के बाद अगला प्रसिद्ध मुस्लिम आक्रमण भारत पर 1739 में हुआ। किसका? नादिर शाह का आक्रमण। नादिर शाह कौन? ईरान का नेपोलियन कहते थे। और इसने 1739 में भारत पर आक्रमण किया। उस समय भारत पर मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला विराजमान था। जी भर कर दिल्ली को लूटा, मारा भी, काटा भी। और साथ में कोहिनूर हीरा भी भारत से ले गया। और कोहिनूर हीरा के साथ साथ मुग़लों का राज सिंहासन, जो कि सोने का बना हुआ बहुत बड़ा सा सिंहासन था जिसका नाम था मयूर सिंहासन, उसको भी लूट कर नादिर शाह अपने साथ ईरान लेकर चला गया। तो हम देखते हैं ये 5 आक्रमणकारी प्रसिद्ध हुए। आप इनका नाम क्रम से याद रखिएगा। पहला मोहम्मद बिन कासिम, दूसरा महमूद गजनवी, तीसरा मोहम्मद गौरी, चौथा तैमूर और पांचवा और अंतिम नादिर शाह का आक्रमण। इन पांचों में मोहम्मद गोरी बिल्कुल अलग था। बाकी जो आक्रमणकारी थे उन्होंने भारत को लूटा पीटा और वापस चले गए लूटपाट के। लेकिन मोहम्मद गोरी के भारत आक्रमण का उद्देश्य सिर्फ लूटपाट करना नहीं था, बल्कि उसके भारत आक्रमण का उद्देश्य ये भी था कि भारत में अपना साम्राज्य विस्तार करना, भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करना। और मोहम्मद गोरी अपने उद्देश्यों में पूरी तरह सफल रहा। आज हम इसी मोहम्मद गोरी के बारे में विस्तार से जानेंगे। मैं अशोक पटवा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम, जिनको हम मोहम्मद गौरी के नाम से जानते हैं, इन्होंने जब भारत पर आक्रमण किया तो उस समय ये राजा या सुल्तान नहीं थे। इस समय सुल्तान उसका बड़ा भाई गयासुद्दीन था। और अपने बड़े भाई के असिस्टेंट के रूप में, सूबेदार के रूप में मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया। इस समय अफ़गानिस्तान में सनसनबी वंश का राज्य था। इसी सनसनबी वंश का सुल्तान था गयासुद्दीन, जिसका छोटा भाई मोहम्मद गोरी था। ये सनसनबी वंश कब स्थापित हुआ? तो हमको मालूम है कि अफ़गानिस्तान में इसके पहले गजनवी वंश हुआ करता था। उस गजनवी वंश को अफ़गानिस्तान से हटाकर वहाँ एक नया वंश स्थापित हुआ, सनसनबी वंश। और इसी वंश के सुल्तान गयासुद्दीन ने मोहम्मद गोरी, जो कि उनका छोटा भाई था,
उसको गजनी का सूबेदार नियुक्त किया और गजनी के सूबेदार के रूप में इस मोहम्मद गोरी ने अपने साम्राज्य का इतना विस्तार किया कि उसके साम्राज्य मतलब गौर साम्राज्य की सीमाएं, पूर्वी सीमाएं भारत में बंगाल तक पहुंच गई। उत्तरी भारत पूरा सनसनबी वंश के अधीन हो गया। मोहम्मद गोरी का अपने भाई के प्रति प्रेम और समर्पण निश्चित ही काबिले तारीफ़ है। जब तक गयासुद्दीन बड़ा भाई जीवित रहा 1202 तक, तब तक उसके असिस्टेंट के रूप में मोहम्मद गोरी ने साम्राज्य का लगातार विस्तार किया। सारी ताकत मोहम्मद गोरी के हाथ में थी। चाहता तो वो अपने भाई को हटाकर खुद सुल्तान बन सकता था, लेकिन अपने भाई के प्रति इतना प्रेम, इतना समर्पण वाकई काबिले तारीफ़ है। उस ज़माने में, जिस ज़माने में लोग गद्दी की खातिर अपने बाप को मारते थे, अपने भाई की हत्या करते थे या जेल में, ऐसे समय में मोहम्मद गोरी अपने भाई के साथ उसकी मृत्यु तक लगातार असिस्टेंट के रूप में रहा। वाकई काबिले तारीफ़ है। हम देखेंगे मोहम्मद गोरी का साम्राज्य विस्तार। तो अफ़गानिस्तान के पश्चिम में हम देखें, पश्चिम में ईरान है और उस समय ईरान में ख्वारिज्म वंश का राज्य था। ख्वारिज्म वंश और अफ़गानिस्तान दोनों में ज़बरदस्त मनमुटाव था। आए दिन इनमें लड़ाइयाँ होती थी और हमेशा ख्वारिज्म वंश ईरान का अफ़गानिस्तान के सुल्तानों के ऊपर भारी पड़ता था। तो इसी कारण मोहम्मद गोरी पश्चिम में अभियान न करके, पश्चिम में अपने साम्राज्य का विस्तार ना करके, उसने तय किया कि पूर्व की ओर और दक्षिण की ओर, पूर्व और दक्षिण की ओर क्या था, भारतीय उपमहाद्वीप, इसी दिशा में वो अपने साम्राज्य को विस्तार करेगा। तो हम देखते हैं महमूद गजनवी के समय के प्रमुख राज्य, बड़े बड़े राज्य कौन कौन से थे, इनको देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखें अफ़गानिस्तान के ठीक नीचे दक्षिण में मुल्तान राज्य था और मुल्तान राज्य में उस समय करमाथी इस्माइल लोगों का शासन था। उस मुल्तान के ठीक नीचे में देख रहे होंगे आप सिंध राज्य, और यहाँ शिया मुस्लिम लोगों का राज्य था। और सिंध के जस्ट बाजू में देख रहे होंगे आप पूर्व दिशा में नीचे में गुजरात राज्य, और उस समय गुजरात राज्य में सोलंकी या चालुक्य राजपूतों का राज्य था। जिस समय मोहम्मद गोरी था उस समय वहाँ का राजा मूलराज द्वितीय था, जो कि छोटा सा बालक था, बाल्यावस्था में था। इसलिए उसकी माँ नायिका देवी संरक्षिका के रूप में राज्य कर रही थी। और गुजरात के ऊपर में हम देखें, उत्तर में देखें तो अजमेर राजस्थान का क्षेत्र, और इस राजस्थान के क्षेत्र में उस समय चौहान वंश का राज्य था। और मोहम्मद गोरी के समय में चौहान वंश के राजा थे पृथ्वीराज चौहान, जिनको पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता है, और जो इतिहास में राय पिथौरा के नाम से भी जाने गए। तो ये राय पिथौरा उस समय अजमेर के शासक थे। अजमेर के ऊपर में देखते होंगे आप दिल्ली का क्षेत्र, दिल्ली और पश्चिमी यूपी के, दिल्ली हरियाणा पश्चिमी यूपी, इस एरिया में हम देखें तो उस समय तोमर वंश का राज्य था। और उस समय तोमर वंश के राजा थे गोविंद राय। ये तोमर वंश वही है जिसमें आनंद पाल तोमर नाम के शासक हुए, जिन्होंने दिल्ली नगर की स्थापना किया। तो इसी वंश के राजा थे गोविंद राय। और हम देखें दिल्ली या तोमर वंश के बाजू में तो ये था गढ़वाल वंश। इसकी राजधानी थी कन्नौज। कन्नौज से बनारस, या ये कह लें कि आज का पूरा यूपी इसी गढ़वाल वंश के अधीन था। और उस समय यहाँ का राजा कौन था, जयचंद, उस समय यहाँ के राजा थे। हम देखें गढ़वाल वंश के ठीक नीचे आप देखते होंगे, दक्षिण में देखते होंगे तो यहाँ पर चंदेल वंश का राज्य था, जिसको आज हम बुंदेलखंड कहते हैं। उस बुंदेलखंड के एरिया में चंदेल वंश का राज्य था। और उस समय यहाँ के राजा थे परमार्दी देव, और इन परमार्दी देव के सेना में आल्हा और उदल नाम के बहुत प्रसिद्ध योद्धा हुए। इतने प्रसिद्ध योद्धा कि इनकी वीर गाथाएँ आज भी बुंदेलखंड के गांव-गांव में और घर-घर में बच्चों को सुनाई जाती हैं, सिखाई जाती हैं। आल्हा और उदल, याद रखिएगा किसकी सेना में थे, परमार्दी देव की सेना में, चंदेल वंश के राज्य में। इनकी राजधानी थी खजुराहो। और ये भी याद रखिएगा कि खजुराहो के मंदिरों के निर्माण के लिए यही चंदेल वंश प्रसिद्ध हुआ। ठीक है। और हम देखें इसके ऊपर में गढ़वाल वंश के बाजू में देखें, जिसको आज हम बिहार कहते हैं, वहाँ पर बौद्ध धर्मावलंबी पाल वंश का राज्य था। पाल वंश के राजाओं में एक बहुत प्रसिद्ध राजा हुए
धर्मपाल, जिन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार में करवाया था। लेकिन इस समय आते आते ये पाल वंश बहुत कमज़ोर हो चुका था, बिल्कुल निर्बल हो चुका था। पाल वंश के और पूर्व में जाएं तो जिसको आज हम बंगाल कहते हैं, बांग्लादेश कहते हैं, इस बंगाल और बांग्लादेश के एरिया में सेन वंश का राज्य था। और उस समय सेन वंश के राजा थे लक्ष्मण सेन, जो कि अपने दानशीलता की वजह से प्रसिद्ध थे। तो ये था मोहम्मद गोरी के समय के भारत के राज्य। और हम देख रहे हैं बहुत सारे छोटे मोटे राज्य भी थे, ये तो बड़े बड़े राज्य हुए, और बहुत सारे छोटे मोटे राज्य भी थे। तो इस समय के जो भी भारतीय राज्य थे, राजा थे, चाहे छोटे थे चाहे बड़े थे, इनकी एक खास बात ये थी कि ये लोग आपस में लड़ भिड़ कर अपनी शक्तियों को दिनों दिन कमज़ोर करते चले जा रहे थे। तो ऐसे समय में ही मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया। तो हम देखते हैं मोहम्मद गोरी गजनी, गोर का क्षेत्र अफ़गानिस्तान, वहाँ से इसने भारत पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। तो वो निकला गोमल दर्रे से, और गोमल दर्रे से निकलकर उसने आक्रमण किया दक्षिण की ओर मुल्तान पर, और मुल्तान को बड़ी आसानी से जीत लिया। याद रखिएगा, मोहम्मद गोरी का भारत पर पहला आक्रमण मुल्तान पर किया गया। कब किया गया? 1175 में। और मुल्तान को जीतने के बाद महमूद गजनवी आगे बढ़ा और सिंध को भी जीत लिया, और सिंध को जीतते जीतते आगे बढ़ा और गुजरात पर आक्रमण करने का निर्णय ले लिया। वो गुजरात से भारत के मुख्य भूमि में घुसना चाहता था। उस समय गुजरात राज्य काफ़ी धनी और संपन्न राज्य था, आज भी है, उस समय भी था। और उस समय गुजरात में वहाँ का जो राजा था, एक बालक था मूलराज द्वितीय, और उनकी माँ थी नायिका देवी। नायिका देवी ने मोहम्मद गोरी का सामना डट कर करने का निर्णय लिया, और दोनों सेनाएं आमने सामने आ गई माउंट आबू के पास, कयादरा के मैदान में। और इस मैदान में भयंकर युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध। तो याद रखिएगा, 1178 चालुक्य या सोलंकी वंश वर्सेस मोहम्मद गोरी। चालुक्य या सोलंकी वंश का नेतृत्व कौन कर रहा था? कर रही थी वहाँ की महारानी नायिका देवी। और नायिका देवी के नेतृत्व में चालुक्यों ने मोहम्मद गोरी को इतनी बुरी तरह पराजित किया, इतनी बुरी तरह पराजित किया कि मोहम्मद गोरी जान बचाकर यहाँ से ले देकर भागा। तो याद रखिएगा, 1178 का ये मोहम्मद गोरी की भारतीय क्षेत्र में पहली पराजय थी। इसको कयादरा का युद्ध भी कहते हैं या माउंट आबू का युद्ध भी कहते हैं। और भागकर महमूद गजनवी अपने देश चला गया, और कुछ दिन वहाँ रुकने के बाद उसने भारत पर फिर से आक्रमण करने का निर्णय लिया। और इस बार मोहम्मद गोरी ने तय किया कि वो खैबर दर्रा पार करके भारत के पश्चिम से अंदर घुसेगा, और पंजाब को जीतकर वो भारत के अंदर घुसने का निर्णय लिया। पंजाब, जिसकी राजधानी उस समय लाहौर थी, और इस समय पंजाब में, लाहौर में गजनवी वंश का अंतिम शासक राज्य कर रहा था। याद करिए, महमूद गजनवी का वंश अफ़गानिस्तान का था, लेकिन जब सनसनबी वंश वहाँ स्थापित हुआ तो ये गजनवी वंश के जो वंशज थे, ये अफ़गानिस्तान छोड़ के पंजाब के क्षेत्र में बस गए और लाहौर को केंद्र बनाकर राज करने लगे थे। इस समय यहाँ का राजा था खुसरो शाह। 1186 में मोहम्मद गोरी ने इस लाहौर पर या खुसरो पर आक्रमण किया और खुसरो को पराजित करके मार डाला, और पंजाब के ऊपर मोहम्मद गोरी का अधिकार हो गया। और मोहम्मद गोरी पंजाब को जीतते जीतते भटिंडा तक आगे बढ़ गया, और भटिंडा को जीतने के बाद मोहम्मद गोरी अब वापस फिर अपने देश अफ़गानिस्तान जाने की तैयारी करने लगा। भटिंडा का जो क्षेत्र था वो चौहान वंश के राजा पृथ्वीराज चौहान के सीमा के अंतर्गत था। और जब पृथ्वीराज चौहान को ये खबर हुई तो इस भटिंडा को वापस लेने के लिए पृथ्वीराज चौहान अपनी सेना के साथ निकल गए। और जब मोहम्मद गोरी को ये खबर हुई कि पृथ्वीराज चौहान भटिंडा को छीनने के लिए वापस आ रहा है, तो मोहम्मद गोरी वापस जाना छोड़ युद्ध की तैयारी में भिड़ गया और भटिंडा से और आगे बढ़ा और तराइन के मैदान में, तराइन कहाँ पर? हरियाणा। तराइन के मैदान में दोनों की सेनाएं आमने सामने हो गईं और दोनों के बीच युद्ध लड़ा गया। तराइन का पहला युद्ध 1191। और इस तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को ऐसी पराजय दिया कि मोहम्मद गोरी कभी भूल ही नहीं पाया। ले दे के जान बचाकर वापस अपने देश गजनी चला गया, अफ़गानिस्तान चला गया। और गजनी पहुंचते साथ
वो अगले आक्रमण की तैयारी में भिड़ गया। अपनी पराजय का बदला लेने के लिए तैयारी चालू कर दिया। अच्छे अच्छे घुड़सवारों की भर्ती किया, तीर चलाने वालों की भर्ती किया, तलवार चलाने वालों की भर्ती किया। 1,20,000 कुशल घुड़सवारों की सेना तैयार कर लिया। तो फिर से मोहम्मद गोरी ने भारत पर दोबारा आक्रमण करने का निर्णय लिया और पहुंच गया कहाँ? लाहौर। और लाहौर से उसने पृथ्वीराज चौहान के लिए संदेश भेजा कि पृथ्वीराज चौहान, इस्लाम कबूल कर लो और मेरी अधीनता स्वीकार कर लो, मैं वापस चला जाऊंगा। पृथ्वीराज चौहान ने जवाब भेजा कि चुपचाप निकल ले, बहुत मार खाएगा। कहने का मतलब पृथ्वीराज चौहान ने कहा भारत से वापस चले जाओ, नहीं तो दोबारा हार का सामना करना पड़ेगा। मोहम्मद गोरी फिर से उसी रास्ते पे बढ़ा, पंजाब लाहौर से आगे बढ़कर भटिंडा की ओर आगे बढ़ा और भटिंडा से आगे बढ़ते बढ़ते फिर से तराइन के मैदान में पहुंच गया। उधर से पृथ्वीराज चौहान की भी सेना पहुंच गई तराइन के मैदान में। मोहम्मद गोरी की सेना में 1,20,000 सैनिक, घुड़सवार सैनिक थे। तो दूसरी ओर पृथ्वीराज चौहान के पास भी 3 लाख घुड़सवारों की सेनाएं थीं और दोनों पक्षों में फिर से युद्ध चालू हो गया, तराइन का दूसरा युद्ध 1192। लेकिन इस युद्ध में निर्णय पलट गया। पिछले तराइन के युद्ध में मोहम्मद गोरी को भागना पड़ा। इस तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गया और इस बार उसको भागना पड़ गया। और भागते भागते अंततः हरियाणा में सिरसा नाम की जगह पर पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के सैनिकों के हाथों में पकड़ा गया। इसके बाद क्या हुआ? इसको लेकर बहुत विवाद है। चंदर वरदाई, जिसने पृथ्वीराज रासो लिखा, उसकी पृथ्वीराज रासो के ऊपर अभी फिल्म भी बनी है। तो पृथ्वीराज रासो में ये बताया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को कैद करके मोहम्मद गोरी अपने देश ले गया और उसको अंधा करवा के जेल में डलवा दिया। और ऐसे अंधे अवस्था में ही एक बार पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया? शब्द भेदी बाण चलाकर मोहम्मद गोरी को मार डाला। लेकिन ये इतिहास से बहुत दूर है, इसको साबित कर पाना असंभव है। क्यों? क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु 1192 में हो चुकी थी और मोहम्मद गोरी की मृत्यु 1205 में हुई थी। तो पॉसिबल ही नहीं है। वैसे इस मामले में जो रिसर्च हुए हैं उसके आधार पर अधिकांशतः इतिहासकारों का यही मत है कि पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी की अधीनता स्वीकार कर लिया और जब अधीनता स्वीकार किया तो उसने सिक्के भी चलाए थे और उन सिक्कों में एक और मोहम्मद गोरी का नाम मोहम्मद साम के नाम से अंकित है, तो दूसरी ओर पृथ्वीराज चौहान के नाम से अंकित है और ये सिक्के मिले भी हैं। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने फिर से विद्रोह कर दिया 92 में ही, और इस विद्रोह का दमन करते हुए मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को न केवल पराजित किया बल्कि बंदी बनाकर अपने साथ ले गया और पृथ्वीराज चौहान को मरवा दिया। और अजमेर राज्य जो है वो पृथ्वीराज चौहान के बेटे के हाथों में दे दिया और उनका बेटा मोहम्मद गोरी की अधीनता में राजकाज चलाने लगा और मोहम्मद गोरी फिर से वापस अपने देश अफ़गानिस्तान में चला गया। इसके बाद मोहम्मद गोरी का भारत पर अगला अभियान 1194 में हुआ। क्यों? गढ़वाल वंश को जीतने के लिए। गढ़वाल वंश, राजा जयचंद, ये क्षेत्र बचा था, तो इस क्षेत्र को अपने साम्राज्य के अधीन लाने के लिए मोहम्मद गोरी के द्वारा 1194 में दोबारा भारत अभियान किया गया और मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में 1194 में चंदावर का युद्ध लड़ा गया। चंदावर कहाँ पर? कन्नौज के पास में। और इस चंदावर के युद्ध में जयचंद लड़ते लड़ते मारे गए और उनका गढ़वाल राज्य मोहम्मद गोरी के अधीन आ गया और मोहम्मद गोरी गढ़वाल वंश को जीतने के बाद वापस अपने देश गजनी चला गया। इसके बाद अगला अभियान मोहम्मद गोरी का हुआ 1195-96 में। क्यों? ये नीचे के छोटे मोटे राज्य थे, ग्वालियर, बयाना, आगरा के आसपास, उसको जीतने के लिए। और मोहम्मद गोरी ने इस क्षेत्र को जीतने के बाद 95-96 में फिर से वापस अपने देश चला गया और जब इस बार 1195-96 में जब वो अपने देश वापस गया तो फिर दोबारा भारत लौटने का उसको मौका नहीं मिल पाया। इसके बाद हम देखें तो जो मोहम्मद गोरी का भारतीय क्षेत्र का गवर्नर था, उसका गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने किया चंदेल वंश पर आक्रमण किया और चंदेल वंश के राजा परमार्दी देव को पराजित करके मार डाला। पूरे बुंदेलखंड पर
कुतुबुद्दीन ऐबक का साम्राज्य स्थापित हो गया। महोबा, खजुराहो, कालिंजर, इस पूरे एरिया में इसी ऐबक का एक छोटा सा सूबेदार, अवध में छोटे से हिस्से का एक सूबेदार था, बख्तियार खिलजी। देख रहे होंगे आप, ये बख्तियार खिलजी एक छोटा सा सूबेदार था। इसने क्या किया, बिहार पे बार बार आक्रमण करना शुरू किया और बार बार के आक्रमण से पाल वंश के राजाओं को हटाकर बिहार पे अपना अधिकार कर लिया बख्तियार खिलजी ने। आप जानते ही होंगे या सुने भी होंगे कि बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगाकर नष्ट करने वाला आक्रमणकारी कौन था, तो याद रखिएगा बख्तियार खिलजी था। और इसने नालंदा, विक्रमशिला, इन सारे विश्वविद्यालय को आग लगा के नष्ट कर दिया और बिहार को जीत लिया। इसके बाद बख्तियार खिलजी और आगे बढ़ा, कहाँ, बंगाल में, जहाँ सेन वंश का राजा था। और उस समय सेन वंश की राजधानी हुआ करती थी नदिया, और इसी नदिया में राजा थे वहाँ के लक्ष्मण सेन। बख्तियार खिलजी सिर्फ 18 सैनिकों को लेकर नदिया में वहाँ के राजा के महल के ऊपर आक्रमण किया। आप सोचिए, राजा इसका सामना करने के बदले में वहाँ से भाग खड़ा हो गया और बंगाल के ऊपर, सेन राज्य के ऊपर, सेन वंश के राज्य के ऊपर बख्तियार खिलजी का अधिकार हो गया। बख्तियार खिलजी की प्लानिंग ये थी कि वो तिब्बत पे भी आक्रमण करे, बंगाल के ऊपर में सिक्किम, तिब्बत, तो उसको भी आक्रमण करने का प्रोग्राम बना था। लेकिन इसी समय बख्तियार खिलजी की तबीयत खराब हो गई और उसकी हत्या हो गई बंगाल में। तो ये तो था भारत में ये सब चल रहा था। तो उधर हम देखें मोहम्मद गोरी क्या कर रहा था। तो मोहम्मद गोरी के बड़े भाई की मृत्यु 1602 में हो चुकी थी। तब मोहम्मद गोरी वहाँ का सुल्तान बना और अपनी नई राजधानी गोर को बनाया। तो इस तरह से हम देखते हैं मोहम्मद गोरी सुल्तान बना 1202 में। और इसी समय क्या हुआ कि बाजू में ईरान के ख्वारिज्म वंश के शासकों ने मोहम्मद गोरी के राज्य पर आक्रमण कर दिया और दोनों के बीच में 1205 में अंध खुद का युद्ध हुआ। अंध खुद का युद्ध कब हुआ? 1205 में। और इस युद्ध में ख्वारिज्म वंश के शासकों ने मोहम्मद गोरी को, उसकी सेना को इतनी बुरी तरह पराजित किया कि ले दे के मोहम्मद गोरी की जान बच पाई और जैसे तैसे जान बचा के अपनी राजधानी गोर पहुंचा था मोहम्मद गोरी। और इतनी भयंकर पराजय थी कि भारतीय क्षेत्र में भी ये अफवाह फैल गई कि मोहम्मद गोरी इस युद्ध में मारा गया है। और जैसे ये अफवाह फैली तो वैसे लाहौर, पंजाब के एरिया में वहाँ के कबीले थे खोखर, उन लोगों ने विद्रोह कर दिया और पंजाब पर, लाहौर पर अधिकार कर लिया। मोहम्मद गोरी को खबर हुई कि पंजाब पर, लाहौर में खोखरों ने अधिकार कर लिया, तो 1205 में दोबारा से मोहम्मद गोरी भारत की ओर बढ़ा और लाहौर पहुंचकर खोखरों के विद्रोह का दमन किया और पंजाब पर अपना अधिकार पुनः स्थापित किया और लाहौर से ही वापस गोर के लिए लौट गया। वापस लौटते समय ही रास्ते में शाम के समय में नमाज पढ़ते समय किसी विद्रोही ने मोहम्मद गोरी की छुरा भोंक कर हत्या कर दिया। मोहम्मद गोरी की लाश को अफ़गानिस्तान ले जाया गया और वहीं पर गजनी में इसकी समाधि बना दी गई। मोहम्मद गोरी के मरने के बाद उसका भतीजा महमूद अगला सुल्तान बना, लेकिन इसके समय में भी ख्वारिज्म शाह लोग आक्रमण करते रहे, बार बार आक्रमण करते रहे, तब तक आक्रमण करते रहे जब तक अफ़गानिस्तान के ऊपर कब्जा नहीं कर लिए। और वो समय आया 1215 में। 1215 में ये पूरा अफ़गानिस्तान का एरिया, पूरा का पूरा अफ़गानिस्तान, गजनी, गोर, पूरे हिस्से में ईरान के ख्वारिज्म वंश का शासन स्थापित हो गया और गोरी का वंश समाप्त हो गया। इधर भारत की ओर हम देखें तो भारत में मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने भी इस स्थिति का फ़ायदा उठाया और भारत में गुलाम वंश के नाम से स्वतंत्र राज्य करना चालू कर दिया। 1206 में गुलाम वंश स्थापित हुआ और इसी गुलाम वंश की स्थापना के साथ ही भारत में मध्यकालीन इतिहास की भी शुरुआत होती है। उसके बारे में हम बाद में कभी देखेंगे। तो ये था मोहम्मद गोरी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और अगर ना पसंद आई हो तो डिसलाइक भी ज़रूर करिएगा। लाइक करें या डिसलाइक करें ये आपकी इच्छा है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आपको ऐसे ही चर्चित और समसामयिक विषय पर संपूर्ण जानकारी समय समय पर मिलते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी चर्चित विषय को लेकर। आपने समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।